सुल्तान जलालुद्दीन मुसलसल कई मार्कों में तातारियों को शिकस्त दे चुके थे। उनकी कामयाबियों ने चंगेज़ खान के गुरूर को तोड़ दिया था। तातारियों के कई बड़े सरदार मारे जा चुके थे और ऐसा लग रहा था कि बस एक दो और लड़ाइयां बाकी हैं, जिनके बाद चंगेज़ खान को वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। परवान की जंग में मुसलमानों को बहुत सा माले गनीमत मिला। इन चीजों में एक खूबसूरत और तेज रफ्तार घोड़ा भी शामिल था। इसी घोड़े की मिल्कियत पर अमीनुल मुल्क और सैफुद्दीन अगराक के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। शुरू में ये सिर्फ बहस थी, मगर बात बढ़ती गई। नौबत यहां तक पहुंची कि अमीनुल मुल्क ने गुस्से से बेकाबू होकर अगराक के घोड़े के सर पर चाबुक दे मारा। इस पर दोनों तरफ के सिपाहियों ने तलवारें निकाल लीं। झगड़ा बढ़ गया और इसी हंगामे में सैफुद्दीन अगराक का भाई मारा गया। जब सुल्तान जलालुद्दीन को यह खबर मिली तो वो सख्त परेशान हो गए। अब मसला ये था कि अगर वो कातिल को सजा देते तो अमीनुल मुल्क नाराज होकर अपने साथियों समेत लश्कर छोड़ सकता था, और अगर वो मामला टाल देते तो सैफुद्दीन और उसके हजारों सिपाही अलग हो सकते थे। सुल्तान के लिए ये बहुत मुश्किल फैसला था। वो चाहते थे कि शरीयत के मुताबिक उलमा और काजी इसका फैसला करें, मगर हालात इतने नाजुक थे कि किसी भी सख्त इक़दाम से फौज टूट सकती थी। सैफुद्दीन को शक होने लगा कि सुल्तान अपने रिश्तेदार अमीनुल मुल्क का साथ दे रहे हैं, क्योंकि अमीनुल मुल्क सुल्तान के करीबी रिश्तेदार भी थे। सैफुद्दीन ने गुस्से में कहा कि मैंने तातारियों को शिकस्त दी और यहाँ मेरे भाई को ही कत्ल कर दिया गया। आखिरकार उसने लश्कर छोड़ने का फैसला कर लिया। सुल्तान खुद उसके पीछे गए, उसे समझाया, हालात की नज़ाकत बताई, यहाँ तक कि रो पड़े और कहा, सैफुद्दीन, अल्लाह से डरो। कुछ देर के लिए सैफुद्दीन रुक गया, लेकिन रात के वक्त वो खामोशी से अपने साथियों समेत चला गया। उसके साथ दूसरे उमरा भी रवाना हो गए। सुबह जब सुल्तान जलालुद्दीन उठे तो उन्होंने देखा कि बहुत से खैमे खाली हैं। लश्कर कमज़ोर हो चुका था। ये वो मौका था जब मुसलमानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी दुश्मन नहीं बल्कि आपस का इख्तिलाफ बन गया। सैफुद्दीन और तुर्कों के जाने के बाद सुल्तान जलालुद्दीन के बाकी सिपाहियों में तरह तरह की क़यास आराइयाँ होने लगीं। कुछ कहते ये तुर्क तातारियों से डर के भाग गए हैं, शायद ये समझते हैं कि तातारी इंसान नहीं, कोई ऐसी मखलूक हैं जिन पर तलवार और तीर असर नहीं करते। कुछ कहते ये लोग वादा खिलाफी कर रहे हैं, तकब्बुर और मक्कारी की वजह से ये दुश्मन का साथ छोड़ गए, इनका ये फरेब ज़रूर बदला लेगा। बातें जितनी ज़्यादा, शक व शुबहा उतना ही बढ़ गया। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। ज़ाहिरी तौर पर अब चंगेज़ खान के सामने कुछ रोकना मुमकिन नहीं था। सुल्तान जलालुद्दीन के ज़ेरे क़यादत मुजाहिदीन के दरमियान इख्तिलाफ आखिरी फतह से पहले की बड़ी शिकस्त की पेश खैमा बन गया। सैफुद्दीन, आज़म मलिक और दूसरे रुफ़क़ा कुछ हफ्तों बाद बागी झगड़ों या तातारियों के हाथों मारे गए। चंगेज़ खान एक ज़ख्मखोर दरिंदे की तरह इंतकाम की आग में था। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि सुल्तान की फ़ौज में फूट पड़ गई है, उसने अपने तमाम मुंतशिर लश्करों को जमा किया और अपनी बड़ी फ़ौज के साथ आंधी की तरह सुल्तान के पीछे दौड़ दी। सुल्तान जलालुद्दीन के पास सिर्फ 30,000 सिपाही बचे थे, जबकि दुश्मन की फ़ौज उनसे कई गुना बड़ी थी। सुल्तान ने बागी उमरा को मनाने के लिए चंद सफ़ीर भेजे और उन्हें इस्लाम की हुर्मत और उम्मत की हालत याद दिलाई। खुद सुल्तान ने किसी मैदान में खड़ा होकर बराह रास्त मुकाबला करने की बजाय गजनी के मशरक़ की तरफ कूच करने का फ़ैसला किया। उनका मकसद ये था कि अगर बागी उमरा पिछली गलतियों का एहसास कर लें तो दरियाए सिंध के करीब मिलकर नया लश्कर तरतीब देकर चंगेज़ खान का मुकाबला करें। अगर बागी ज़िद पर अड़े रहें तो दरियाए सिंध उबूर करके तातारियों के हमले से बचा जा सके। खुद सुल्तान जलालुद्दीन उस वक्त कौलंज की बीमारी से शदीद कमज़ोर थे। चलना फिरना भी मुश्किल था और इतना तवील सफ़र और लश्कर की क़यादत इंसानी ताकत से बाहर लग रही थी। तबीब ने तजवीज़ दी कि सुल्तान बिस्तर पर आराम करें, हत्ता कि उनके खुद्दाम और उमरा ने मशवरा दिया कि उन्हें पालिक पर रखकर साथ लिया जाए, लेकिन सुल्तान ने यह सब मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर लोग देखें कि कायद लाचार है तो फ़ौज की हिम्मत टूट जाएगी। वो घोड़े की पुश्त पर बैठे अपनी अजियत छुपाते हुए गजनी से कूच किया। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि सफ़र के दौरान सुल्तान की सेहत बेहतर हो गई।
सख्त तकलीफ के बावजूद उन्होंने सबके सामने अपनी ताकत और हिम्मत का मुजाहरा किया। चंगेज़ खान एक वसी रकबे पर फैली हुई बेशुमार फौज के साथ ज़लज़ले की तरह बढ़ता चला आ रहा था। उसका सबसे अहम मकसद ये था कि सुल्तान जलालुद्दीन से मुनहरिफ होने वाले उमरा दोबारा लश्कर की मदद न कर सकें। चंगेज़ ने अपनी अफवाज को इस अंदाज से पेशकदमी का हुक्म दिया कि सुल्तान तक कोई कुमक न पहुंच सके। सुल्तान से बगावत करने वाले उमरा अपनी अपनी अफवाज के साथ मुख्तलिफ इलाकों की तरफ निकल गए थे। तातारी लश्कर ने इन इलाकों की रास्तों को बंद कर दिया ताकि सुल्तान का इनसे राब्ता कट जाए। चंगेज़ खान जब गजनी पहुंचा तो मालूम हुआ कि इस्लामी लश्कर 5 रोज कबल वहां से कूच कर चुका है। चंगेज़ खान ने तय कर लिया कि सुल्तान को हाथ से निकलने नहीं दिया जाएगा। उसने अपने लश्कर को दिन रात बगैर रुके हरकत करने का हुक्म दिया। किसी को घोड़े से उतरकर खाना तैयार करने की इजाज़त न दी गई। चंगेज़ की अफवाज एक दिन में कई मनाजिल तय कर रही थीं और तादाद में भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गई थीं। ये ताक़ुब तवील और इंतहाई थका देने वाला था। एक तरफ सुल्तान के शहसवार सरपट घोड़े दौड़ा रहे थे, दूसरी तरफ चंगेज़ के घुड़सवार बरक़ो बारान की तरह उनके करीब आ रहे थे। फासला लम्हा ब लम्हा कम हो रहा था। सुल्तान जलालुद्दीन ने पेशावर से रुख बदलकर दरियाए सिंध की तरफ कूच किया। अब उनके लिए दरिया पार करना ज़रूरी था ताकि सल्तनत हिंद के मुसलमान बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश की मदद हासिल हो और दोनों की मुत्तहिदा अफवाज तातारी सैलाब का रास्ता रोक सकें। चंगेज़ खान ने यह मंसूबा भी भांप लिया। उसने अपने हरावल दस्तों को हुक्म दिया कि वो सुल्तान को दरिया उबूर करने से रोकें और बाकी लश्कर पहुंचने तक उन्हें उलझारे रखें। हरावल दस्ते पूरी सूरत के साथ अपने लश्कर से बहुत आगे निकल गए। ये हरावल दस्ते सुल्तान के ताक़ुब में जर्दीन तक पहुंच गए। मुखाबराती इत्तला मिलते ही सुल्तान ने फैसला किया कि दरियाए सिंध तक पहुंचने से पहले इन दुश्मनी दस्तों को तहस नहस करना ज़रूरी है। रात के अंधेरे में सुल्तान ने अपने जानिशारों के साथ अचानक हमला कर दिया। तातारी जो एक मफरूर फौज को रौंदने के घमंड में मुब्तला थे, इस अचानक हमले से घबरा गए। पहाड़ियों से आने वाले मुसलमानों के तीर उन पर बरसे और हरावल दस्ते के सिपाही हवास बाख्ता हो गए। चंद लम्हों में सुल्तान के मुजाहिदीन ने दुश्मन की सफ़ें दरहम बरहम करके उन्हें छोटे ग्रोहों में तकसीम कर दिया। चंद जोरदार हमलों के बाद मैदान साफ हो गया और हरावल दस्तों के अक्सर सिपाही हलाक हो गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने फरार होने वालों का ताक़ुब न किया और फौरन अपनी फौज लेकर निचली वादियों की तरफ कूच किया। ये खबर सुनकर चंगेज़ खान एक बार फिर तिलमिला गया, लेकिन उसने ताक़ुब जारी रखा। मुसलमान अब पहाड़ों की पुरपेश घाटियों से नीचे उतरकर दरियाए सिंध के करीब पहुंच चुके थे। दरिया उबूर करके वो चंगेज़ खान के फौरी हमले से महफूज हो सकते थे, मगर यहाँ दरिया बहुत गहरा और बहाव तेज था। किश्तियों के बगैर इसमें गुजरना नामुमकिन था। सुल्तान ने साहिली देहातों की तरफ कारिंदे भेजे ताकि किश्तियों की तलाश हो सके, लेकिन मुखबिरों ने इत्तला दी कि तातारी हर अव्वल दस्ते के साथ करीब आ रहे हैं। सुल्तान ने उन्हें उलझाने के लिए बेहतरीन सालारों को भेजा, मगर वो खासा नुकसान उठाकर वापस लौटे। किश्तियों की तलाश में भी सिर्फ एक ही किश्ती मिल सकी। सुल्तान जलालुद्दीन का हरम भी उनके साथ था, जिसमें वालिदा, बीवियां, बच्चे और ख़ानदान की ख़वातीन शामिल थीं। सुल्तान ने उन्हें किश्ती में बिठाकर दरिया के पार भेजने की कोशिश की, मगर किश्ती बोझ न सह सकी और टूट गई। इस वक्त अगर सुल्तान अपनी हिफाजत करते तो वो अहलो अयाल के बहाने कहीं रूपोश हो सकते थे, मगर उनकी गैरत और ईमान ने ऐसा करने से रोका। उन्होंने तय कर लिया कि उनका और अहलो अयाल का जीना और मरना उन सिपाहियों के साथ होगा जो हर हाल में उनके साथ खड़े हैं। अब मुकाबले के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। चंगेज़ खान से बराह रास्त टकराव करीब था और सुल्तान ने दरिया के किनारे ऐसा मकाम चुना जहां अकब और पहलू ज़्यादा महफूज हों और दुश्मन को सख्त नुकसान पहुंचाया जा सके। चंगेज़ खान की अफवाज नीम दायरे की शक्ल में तेज़ी से बढ़ रही थीं और मुसलमानों के पीछे हटने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। आखिरकार एक रात चंगेज़ की अफवाज ने सुल्तान जलालुद्दीन की फ़ौज को ऐसे मकाम पर जा लिया जहां एक तरफ दरियाए सिंध की बुलंद मौजें, दूसरी तरफ दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले। ये मकाम दरियाए सिंध का साहिल नीलाब था।
यहाँ 5 मील चौड़ा और 12 मील लंबा सरसब्ज मैदान दरिया और पहाड़ी सिलसिले के दरमियान महदूद हो गया था। सुल्तान जलालुद्दीन ने वादी को देखकर महसूस किया कि तातारियों के सैलाब का मुकाबला करने के लिए इससे बेहतर मकाम कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने दरियाए सिंध काबुल के संगम के करीब निचली ज़मीन से वादी में दाखिल होकर आखिरी सिरे पर पड़ाव डाल दिया। उनके पीछे एक नदी थी, सगई नदी, जो घोड़ा तरफ के मकाम पर दरियाए सिंध में जा मिलती थी। रात भर सुल्तान की सिपाह ने कल की फैसला कुन जंग के लिए तैयारी की। सुबह सादिक की मध्यम रोशनी में सुल्तान ने देखा कि तातारी टिड्डी दल अफवाज ने दूसरी सिमत से वादी में दाखिल होकर उनकी वापसी या भरार के हर रास्ते को बंद कर दिया है। ये मकाम, ये वादी और ये तैयारियां तारीख के सबसे बड़े और क़यामत खेज़ मारकों में से एक की पेश खेमा हैं। अब वो लम्हा करीब है जब सुल्तान जलालुद्दीन और उनकी मुख्तसर मगर बेखौफ फौज चंगेज़ खान की बेपनाह अफवाज के सामने आखिरी सफ़बंदी करेंगे और दरियाए सिंध के किनारे एक ऐसा मुकाबला होगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा।